ईडी का दुरुपयोग दिल्ली वाले कर रहे हैं। ईडी को दिखाना और पार्टी ज्वाइन करा देना। का आप इतना सा बयान दे दो कि अगर पायलट सीएम बनते हैं तो आरएलपी साथ है, मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया। डाक साहब ने मुझे छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, मंत्री नहीं बने, ये इनकी पीड़ा है। मैं थोड़ी बनाऊंगा मंत्री। पहली बार इसको पता लगा कि टिकाऊ और मजबूत लोग हैं राजस्थान के, सारे बिकाऊ नहीं है। जिस तरह कई नेता एक दिन आंदोलन करते हैं और 2 दिन उसे पैसे लेके घर बैठ जाते, देखा मैंने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, जिसका गठन अक्टूबर 2018 के अंदर हुआ था, ये राजस्थान की पहली पार्टी है किसानों जवानों की जिसको क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिली और जिसका एक सांसद भी है, 3 विधायक और 5 प्रधान, 100 के करीब 100-125 पंचायत समिति मेंबर, एक म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन और 20 से ज्यादा जिला परिषद। बहुत बड़ा कुनबा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। और बाई इलेक्शन जितने भी राजस्थान के अंदर 7 उपचुनाव हमने लड़े थे, उनमें एक चुनाव पे आरएलपी ने विजय हासिल की, एक जगह सेकंड नंबर है और 3-4 जगह अच्छे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए, बीजेपी के बराबर वोट लिए थे। और प्रदेश के अंदर 4.5 साल के अंदर जो भी घटनाक्रम हुए उसमें आरएलपी ने विपक्षी भूमिका निभाई। हर मामले के अंदर पेपर लीक, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी, और दिल्ली के अंदर भी किसानों के लिए सत्ता छोड़ के अगर कोई सांसद सड़क पर है तो उत्तरी भारत के अंदर आरएलपी सब छोटी पार्टी जो सबसे नई पार्टी थी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे बैठी। अग्निपथ के मामले में दिल्ली सरकार का विरोध किया, बढ़ती महंगाई, तमाम मामलों के अंदर। और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार 57 सीटों में चुनाव लड़ी थी 18 के अंदर। अब की बार हमने गठबंधन के रास्ते खुले रखे हैं। बीएसपी, दूसरी जो पार्टियां नई बनी जो शोषित पीड़ित दलित की बात करते, बीएपी, बीटीपी, इनके साथ अगर इनके साथ गठबंधन होता है तो सीटों की संख्या हमारे बैठ के हम आपस में तय कर लेंगे, और नहीं होता है तो तमाम 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी राजस्थान के अंदर। और हमारे मुद्दे वही हैं, कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, स्थानीय इकाइयों में 80% नौजवानों को रोजगार और व्यय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। इन मुद्दों के साथ आरएलपी पुणे 23 के अंदर इन दोनों पार्टियों के जो मिलाजुले खेल है उसको खत्म करने के लिए मैदान के अंदर आ रही है। अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो अलायंस किस स्टेज तक पहुंच रहा है? अलायंस की जो देखिए, मेरी बातचीत चल रही है और जो होना वो 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगा। 2-3 दिन महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि 18 के अंदर जो हमारा वोट था 2018 में 1,39,04,356 के करीब वोट पोल हुआ था। 1,39,00,000 वोट कांग्रेस पार्टी को, 136 बीजेपी को, 80 लाख वोट ऐसा था राजस्थान में जो हम सबको थर्ड फोर्सेज के नाम, जिनमें निर्दलीय भी थे, आरएलपी थी, बीएसपी थी, बीटीपी थी, दूसरे छोटे छोटे दल थे, ये 80 लाख वोट हमारा था। और इस बार 85-86 लाख नया मतदाता जुड़ा राजस्थान में, जो पहली बार वोट करेगा। वो वोट करेगा राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध, बढ़ते अपराध के खिलाफ, पेपर लीक, ये जो दूसरी जो बेरोजगारी के इन घटनाओं के खिलाफ, नए राजस्थान के निर्माण के लिए वो वोट करेगा। तो वोट परसेंटेज निश्चित रूप से बहुत बड़ा थर्ड फ्रंट का। हम चाहते हैं कि वोट बिखरे नहीं, अलग अलग नहीं जाके एक बर्तन हो जाए, उसके अंदर सब वोट है। इसलिए हम गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं और गठबंधन की बात काफी आगे हमारी बढ़ी भी है। और गठबंधन अगर नहीं होता है तो उस सूरत में हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर, और इसके लिए हमने पूरी करीब तैयारी भी कर ली है। वोट परसेंटेज और सीट, ये कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप? और ये जो नए वोटर्स की जो बात आपने बोली है, तो क्या आपको लगता है कि ये 85-86 लाख जो वोट है, इनमें से 80% वोट पोल होगा इनका नया, और 80% में से 70% वोट अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लेगी। इन 80% में 70%। और जो पिछली बार हमने वोट लिया था वो 57 सीटों में लड़ाई, कई जगह चुनाव नहीं लड़ाए मैंने, यारी दोस्ती के अंदर ओब्लाइज कर दिए लोगों को कि यार नहीं, अपने सिर्फ वोट काट रहे हैं, क्यों लड़ेंगे, 20 हजार लेंगे, 30 हजार लेंगे। मेरी कई नेताओं से दोस्ती थी, मैंने मदद कर दी उनकी। मैं क्लियर हट आदमी, पहले भी मैंने कई मंचों पर बात कही थी। अगर मैं 200 पे लड़ा था तो पिछली बार 20 लाख वोट में रहा था 200 सीट पे, और मैं इनको पीछे छोड़ देता बीएसपी वगैरह को। पिछली बार की तमाम सीटों इस बार का जोड़ेंगे तो आरएलपी राजस्थान में सबसे बड़े दल, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस या इन एक दल में से कोई दल तीसरे नंबर पे भी जा सकता है। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। कौन सी सीट आपने? उसके लिए हम तय कर रहे हैं, अभी बैठ के बात करेंगे मैं कौन सी सीट से। नागौर में मिर्जा फैमिली से जो पूर्व सांसद रही है, जो मिर्जा, उन्होंने बीजेपी का दमन थामा। वो तो आज आपने देखा होगा ना, ईडी की जो रेड हो रही बार, जो कई जगह ईडी की रेड राजस्थान में हुई, कई जगह और हुई। मिर्जा फैमिली की ज्योति मिर्जा के ससुराल पक्ष पे सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था। इंडिया बुल्स जो है उसमें डायरेक्टर है, इसकी सास परिवार पूरा इसमें मैनेजमेंट के अंदर है सारा, एमडी इनके लोग हैं,
जो डायरेक्टर है सारे ही लोग हैं। तो ईडी के रडार पे ये लोग थे। सीबीआई के अंदर भी एक इनके परिवार चल रहे थे। उससे डर के इसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ज्योति मिर्धा ने, इसके दादाजी पूरे जीवन बीजेपी के खिलाफ रहे। वो कमल के फूल को सत्यानाशी के फूल कहते थे। और ये खुद 2 बार मेरे सामने चुनाव हारी। अभी छोटे भाई के सामने हरिंदर मिर्धा हारे, पीछे मेरे पिताजी ने हरिंदर मिर्धा को हराया। तो रोज ये हारते रहते हैं। नई बात नहीं, इनके पास अब जनाधार नहीं बचा, क्योंकि नागौर में इनका घर नहीं, यहाँ रहते नहीं, किसी का नंबर इनके पास नहीं, खुद का इनका नंबर नहीं लोगों के पास। तो अब एकदम से 4.5 साल बाद आत्मा जगेर कोई आ जाए कि मैं नागौर में राजनीति करना चाहूंगा। तो लोग इस वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं। जितने भी घराने राजस्थान के अंदर है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लोग नया परिवर्तन चाहते हैं। लोग ऐसे नेता चुनना चाहते हैं जो उनको साथ लेके चले, आगे बढ़ाए, विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, अपने लोगों की सड़क पे लड़े। तो लड़ाई तो कभी लड़ी नहीं। न किसान के बारे में लड़े, जवान के बारे में, न डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी, न ये रोज पार्टियां बदलने का ही काम करते। एक दिन ये पार्टी बदल ली, दूसरे दिन आधा परिवार इस पार्टी में, आधा उसमें रहता है। इनकी सरकार आए तो आप रखवाली कर लो, इधर आधे हमें, तो हम बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं, बात कर लेते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नागौर के अंदर किसी तरह का। बाकी इसने ईडी और सीबीआई के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसका कोई पॉलिटिकल कारण नहीं, यही पॉलिटिकल कारण जेल नहीं जाए। तो इस बार नागौर में जो पॉलिटिकल लड़ाई होगी वो आपके और ज्योति मिर्धा के बीच में होगी क्या? उनका कोई, ज्योति का तो कुछ है ही नहीं वहां पे, काहे की पॉलिटिकल लड़ाई होगी, कुछ नहीं। वो मैदान छोड़ गई। 10 सीटें नागौर विधानसभा की और 8 है लोकसभा के अंदर। जिले में 10 सीट है। 10 की 10 सीट पे आरएलपी फर्स्ट या सेकंड रहेगी। तो कम से कम 7 से 8 सीट हम नागौर में जीत रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 10वीं फाइट में हम रहेंगे, फर्स्ट सेकंड। ये एक बार टिकट वितरण के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्या स्थिति आरएलपी पार्टी की है। ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ईडी की कार्रवाई चलनी चाहिए। मैंने पेपर लीक के मामलों में, लोकसभा के अंदर रीट के मामले में लोकसभा के अंदर मामले उठाए, बड़े प्रदर्शन में हम लोगों ने किए। बजरी माफिया के खिलाफ ईडी कार्रवाई की मांग करी, और ये हमारी मांग पे ईडी की कार्रवाई। लेकिन ईडी की कार्रवाई हो कहां रही है, समझ में नहीं आया। ईडी आती है, कलाम कोचिंग पे ईडी आती है सीकर के अंदर, ये पकड़ा तो किसी को नहीं। ईडी कल भी कार्रवाई कर रही है, परसों। ईडी का दुरुपयोग दिल्ली वाले कर रहे हैं। ईडी को दिखाना और पार्टी ज्वाइन करा देना, ईडी दिखाना, पार्टी में लेना, सीबीआई भेजना, पार्टी ज्वाइन करा। कितने देश में ऐसे नेता है जिनको ईडी सीबीआई का डर दिखा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा ली। पहले तो आरोपी, और जैसे ज्वाइन करते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं। कई मिनिस्टरों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई सही है, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए कि ईडी ने क्या किया वहां पे, ये क्लियर होना चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ने से आप खाली किसी को बदनाम करने के लिए और माहौल खराब करने के लिए ईडी की कार्रवाई को, तो ठीक नहीं है। ईडी और सीबीआई पे जो भरोसा है देश की जनता को, भरोसा कायम रहना चाहिए। ये खाली इसका उपयोग नहीं कर, हम वोट के लिए प्रयोग करें और वापस बुला लेते हैं। ये हालत ईडी और सीबीआई की है देश के अंदर। बीजेपी के सांसद किरोड़ी मीणा जो आपके पूर्व सहयोगी रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आरएलपी की प्रत्याशी रही स्पर्धा चौधरी की यहाँ पे भी ईडी का छापा उनके कहने से डाला गया। जी, तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि बीजेपी एक दबाव की राजनीति आपके लिए कर रही है ताकि जो इलेक्शन है उनमें आप? लेकिन डॉक्टर साहब जिसका नाम ले रहे हैं, ये तो, वो तो मेरी पार्टी में है ही नहीं ना। वो तो 18 का चुनाव लड़ी थी। 18 का चुनाव तो कई लोग लड़े थे जो कांग्रेस बीजेपी। और जिसका डॉक्टर साहब नाम ले रहे हो तो राहुल गांधी के साथ भी उसकी फोटो है, किरोड़ीलाल जी खुद के साथ फोटो है, खुद के साथ ही खाना खाया 10 बार इन्होंने। वो ऐसे मैं कहता हूँ शेर सिंह मीणा जो पकड़ा गया इस पेपर लीक मामले में, वो तो डॉक्टर साहब का रिश्तेदार है। मैंने तो फोटो नहीं ले रहा है उनका। अब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये वो था, तो डॉक्टर साहब क्या अभी राजपा में है बीजेपी में? डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो राजपा है भाजपा, ये भी बता दें आप कि पहले राजपा में थे डॉक्टर साहब, अब भाजपा में है। तभी मेरे साथ तो लड़ रहे थे, मैं तो इनके साथ वही लड़ रहा हूं। मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया। डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, मंत्री नहीं बने, ये इनकी पीड़ा है। मैं थोड़ी बनाऊंगा मंत्री, ये ठेका लिया होगा मेरा इन लोगों ने दिल्ली में। हनुमान जी को हम बीजेपी की तरफ लेंगे नहीं तो ऐसे ही करेंगे और क्या। बाकी जो आरोप लगा है उनमें अगर सच्चाई है तो जांच करनी चाहिए। लेकिन मैं तो 2 साल से जिसका आप नाम ले रहे हो, मेरे कहीं संपर्क में नहीं। 18 में चुनाव लड़ी और 21-20 अप्रैल का आप अगर देख लोगे तो मैंने इसको पूरी कार्यकारिणी प्रदेश की पूरी भंग हो गई। जब प्रदेश की टीम ही नहीं है, जब मैं अकेला ही इसके अंदर पदाधिकारी हूं, एक मेरा राष्ट्रीय महासचिव, कोषाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय सचिव, 4 ही आदमी है। या स्टेट में प्रेसिडेंट से लेके महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, तमाम प्रकोष्ठ, जिला सब भंग हो गया। जो भंग है तो कैसे मानी जाएगी कोई पदाधिकारी, बताएं मुझे। यूं तो कोई न कोई किस पार्टी के होते हैं। डॉक्टर साहब बीजेपी के थे, फिर राजपा आ गए, वो भी खुद की पार्टी, लोगों को धोखा दे में पार्टी बनाना। कहां बनाई पार्टी बताओ? संगमा की पार्टी लेके आ गए और केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई, पार्टी संगमा की थी, उस संगमा ने इनको निकाल दिया, निर्दलीय रहे, फिर बीजेपी में चले गए।
मैं ये तो नहीं कर रहा हूं कम से कम। पार्टी बना के राजस्थान में एक ही व्यक्ति लड़ रहा है। डॉक्टर साहब से मेरी अच्छी मित्रता है, लेकिन वो लोगों के कहने से ये पोस्टर ले रहा है, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब पे भी आरोप लगे थे दुनिया भर के, आपको पता है कि कैसे कैसे आरोप इन पे लगे, क्या क्या हुआ था। अभी सारी बातें नहीं होती। शेर सिंह मीणा जो पकड़ा गया था वो उनका रिश्तेदार है किरोड़ीलाल जी का, तो इसके बारे में भी बताते हैं कि वो उसकी भी तो बताते हैं आप। मेरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूँ किरोड़ीलाल जी को कि आप मुझे तो मित्रता की दुआई दे रहे हो, तो क्या शेर सिंह मीणा आपका रिश्तेदार है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो वो भी बता दो आप। 2019 में आपने एक सीट पे अलायंस किया था बीजेपी से, इस बार जो असेंबली के इलेक्शन है उनमें क्या अलायंस बीजेपी कांग्रेस से बिल्कुल नहीं होगा, ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया। जिनसे होने वाला मैंने बता दिया आपको, उनसे दूसरी पार्टियों से हमारी बात चल रही है। बीएसपी, बीएपी, बीटीपी या कोई दूसरा कोई दल आता है, उनसे बातचीत चल रही है हमारे। आपने सचिन पायलट को भी कहा था कि उनको पार्टी बना करके आपके साथ आना चाहिए। वो लगातार मेरे संपर्क में थे उस समय, क्योंकि मैंने 2 बार उनकी मदद करी। जब 18 में 3 विधायक जीते थे तब उनके साथ कोई एमएलए इंडिपेंडेंट या दूसरा नहीं था। सीएम ने कई निर्दलियों को जीता के अपनी तरफ कर लिया था। और जब बात यह आई कि उनके पक्ष में कोई नेता, जब उन्होंने मेरे से गुजारिश करी, आग्रह किया कि आप मेरे पे एक एहसान करो, मेरी मदद करो आप, तो मैंने कहा मैं कांग्रेस की मदद कैसे कर सकता हूं। कहा आप इतना सा बयान दे दो कि अगर पायलट सीएम बनते हैं तो आरएलपी साथ है। मैंने कहा ठीक है, आप भी तेजाजी जी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, गुजर जाट, मैंने भेज दो प्रेस वालों को। मैंने बोला कि अगर पायलट मुख्यमंत्री बनते तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। दूसरा, जब सरकार गिर रही थी उस वक्त मैं बीजेपी के 72 विधायकों के साथ 3 72 3 75 और इनके मानेसर में थे 19, लेकिन मैं भी चाहता था कि मुख्यमंत्री हटे और पायलट सीएम बने। 2 बार टोंक के चुनाव मैंने इनकी मदद करी, 3 बार, और जब ये मैं निर्दलीय था राज्यसभा का चुनाव, उसमें मदद करी कांग्रेस पार्टी की इंडिपेंडेंट रहते हुए। तो 4 बार मैंने मदद पायलट की करी और रोज हमारी बातचीत भी होती थी। उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हम मिलकर लड़ेंगे, राजस्थान के अंदर पार्टी बना के लड़ेंगे, जैसे भी हम साथ लड़ेंगे। नौजवानों की बात करते हैं, मेरा उनसे इतना ही है कि शासन चुनाव जब बंद हुए उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया कि चुनाव होने चाहिए, तभी कहते थे चुनाव कराना उनकी बस की बात नहीं होगी। उनकी क्या परिस्थितियां, क्या मजबूरियां, मैं नहीं जानता इस मामले में, लेकिन चूंकि नौजवान छात्र उनको पसंद करते, उनको बोलना चाहिए कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा गहलोत मेरा गठबंधन चल रहा है, भ्रष्टाचार, आरपी जांच करा लूंगा। कहां जांच हुई बताओ मुझे? उनके कहने से एक कागज की भी जांच नहीं हुई राजस्थान। तो पीड़ा है, चूंकि उनको गुस्सा नहीं आता, मुझे आता है, मैंने पार्टी बना ली, अलग से मेरा खड़ा हूं, जैसी भी स्थिति वो करते थे, लेकिन मेरे साथ नहीं आए। वो कांग्रेस की एमएलए है ओसिया से दिव्या मदेना, जिनको आप लगातार घेरते आ रहे हैं, वो उसका घेरने का कारण है कि देखिए, जब उसके पिताजी जेल के अंदर थे, पिछला चुनाव था, उसमें माँ बेटी ने मेरे से बात करी, मेरे पास आए, बोले साहब आप हमारी मदद करो, आप चुनाव मत लड़ाओ, हम बहुत तकलीफ के अंदर है। जब इनके रिश्तेदारों ने इनके खिलाफ केस मुकदमे किए, मैं इनके साथ था और मेरे चुनाव नहीं लड़ने से चुनाव जीत गए। लेकिन जब उस समय बात थी, ये जिनके खिलाफ आरोप लगाते थे कि भाई गहलोत ने हमारे पिताजी को जेल में डलवाया, ये रोज कहती थी, इनकी माताजी भी कहती थी। जब गहलोत ने जेल में डलाया, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, तो फिर गहलोत के खिलाफ इनको होना चाहिए ना। उस समय क्यों नहीं बोले? एमपी के चुनाव में वैभव गहलोत का प्रचार किया इन्होंने, क्यों किया? और या फिर अगर किया तो उनका दुष्प्रचार क्यों किया? मैं यही पूछना चाहता था। और पंचायत चुनाव के अंदर अनर्गल आरोप लगाए। मैं कोई ओसिया में बार बार नहीं जाता, लेकिन ओसिया में जब जाता हूं तो ओसिया मेरा लगता इलाका है। खींवसर के बाद ओसिया लॉक्ड, और इस बार ओसिया के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीट जीतेगी ओसिया की। और हमारा मकसद है कि आरएलपी इस बार सत्ता में आए, सत्ता संकल्प के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान के अंदर। चाहे पिछली बार मदद करती थी बहुत लोगों, मैंने आपको बताया था। इस बार इस मामले में किसी की मदद नहीं करूंगा। आरएलपी कैसे जीते, कैसे हमारा संघर्ष जो 20 साल का जवान किसान की सरकार कैसे बने, इसके लिए हम जनता के सामने वचनबद्ध, वो काम हम कर रहे हैं राजस्थान का। तो आपके इस रुख की वजह से ये भी आरोप लगते हैं कि आप अशोक गहलोत के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको बैलेंस करने में लगे। अशोक गहलोत के जो विरोधी हैं, जैसे दिव्या मदेना हुई या सचिन पायलट, ये तो विरोधी कैसे है? ये तो अशोक गहलोत की खास है भाई, दिव्या मदेना। ये तो अशोक गहलोत को छोड़ा ही कहां, जब सरकार गिर रही थी तो ये पायलट के साथ थोड़ी थी। ये तो गहलोत कैंप में बैठी थी ना, रोज ऐसे कर रही थी, विक्ट्री ऐसे कर रही थी, देखा नहीं आपने? ये तो उसके साथ यही तकलीफ है कि खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। ये हमारी पीड़ा थी कि भाई एक जगह रहो, आप 2 बात मत करो। या तो कहो कि सीएम हमारा विरोधी है तो फिर उस तरह, और यह सीएम खास है तो 2 बात क्यों करते हो? ये 2 बात सही हमें तकलीफ है। कौन किसके साथ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूं और मैं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हूं। हर जगह आप मुझे देख सकते हैं।
राजस्थान में किसान और जाट वर्ग का क्या सेंटीमेंट है इलेक्शंस में? वो तो चाहता कि कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं दे, दोनों को ज्यादातर। जाट वर्ग में इस बार इस बात की भी नाराजगी है कि सरकार ने जाते जाते आचार संहिता से ठीक पहले एक ऐसे व्यक्ति का नॉमिनेशन किया है आरपीएससी के मेंबर के तौर पे, जिसने कई समाज के प्रति। हाँ, आरपीएससी के चेयरमैन, उसका मेंबर का कोई देख रहा था, नाम उसका एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, तो उसका मैं सोशल मीडिया के अंदर देख रहा था, वो जाट समाज को गाली देते हो और ऐसा दिखा। तो ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, जो घोर जातिवादी हो, कट्टर जातिवादी हो, जो जेर घोल रहा हो, ऐसे लोगों को संवैधानिक संस्थाओं के मेंबर या अध्यक्ष नहीं बनाए जाने चाहिए, ये मेरी राय है। समाज में क्या नाराजगी? तो पहले से नाराजगी कांग्रेस के, तो चाहे ये कुछ कह रहे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जाट समाज अशोक गहलोत की सरकार से खुश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहता, वो आरएलपी को वोट करना चाहता राजस्थान के अंदर। जाट समाज, शेड्यूल कास्ट, मीणा, गुर्जर, यादव, राजपूत, जो लड़ने वाले लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। जाट समाज में भी 10-20% जो सामने देना चाहेंगे, हम सारे नहीं कह सकते, लेकिन हर समाज में जो लड़ाका है वो चाहता है कि राजस्थान में बदलाव हो, इस बार परिवर्तन हो। लोग कहते हैं कि राजस्थान तो कुछ नहीं कर सकते, राजस्थान वाले ये तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो ये आजाद कब होंगे? लोग ये कह रहे हैं पॉलिटिकल रूप से आजाद ही नहीं है, मानसिक रूप से गुलाम है राजस्थान के लोग, ये कहते हैं दिल्ली में लोग। मुझे कहते हैं दिल्ली में क्या सरकार बना लोगे, कौन वोट देगा आपको? मानसिक गुलामी वाले लोगों को। हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, आप देख लो ना, 20 स्टेट ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां बनी है। साउथ में देख लो, नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में तो बनी नहीं पाई। ये तो मुझे धन्यवाद हो कि पार्टी बना के कम से कम मान सम्मान तो बढ़ाया। पीएम के साथ बैठता हूँ ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, एनडीए छोड़ के सड़क पर आया। तो ये राजस्थान का नौजवान इस बात देख रहा है कि हमें मजबूत नेता का साथ देना है, जो हमारी लड़ाई को देश के प्रमुख जगह तक ले जाता है। और वो किसान जवान के मामले में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर बैठा है, वो अकेला व्यक्ति लड़ रहा है। उसके तीनों विधायक यहाँ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। हरियाणा से जेजेपी भी राजस्थान में एंट्री कर चुकी है, उसको लेकर के आपको लगता है कि क्या वो नुकसान? कुछ नहीं, ना, उनके तो किसी जगह जमानत में नहीं बचेगी। किसी भी सीट पे जेजेपी पार्टी राजस्थान में अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी, किसी भी सीट, सिंगल सीट पे लड़ेगी नहीं। पहली बात तो 2-5 जगह लड़ भी लेगी, तो जमानत बचाने के लिए 16% वोट चाहिए, 16.5-17, वो इनको नहीं मिलेंगे। या तो अब राजस्थान का व्यक्ति जागरूक हो गया, बाहर की पार्टियों को वोट नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आपको लगता है अग्निवीर वाला जो मामला था वो जबरदस्त सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जाट, राजपूत, तमाम समाजों के अंदर जो सेना के अंदर जाते हैं, जिनकी रेजिमेंट है, वो हर कम्युनिटी कह रही है सेना को ठेके पे कैसे दे दिया। ये पीड़ा लोगों की। हाँ, ऐसे ही कांग्रेस से लोग दिल्ली में खुश नहीं है, लेकिन बीजेपी से भी राजी नहीं। जिस तरह का भारी भ्रष्टाचार, अडानी, अंबानी, और जिस तरह हालात आप देख रहे हो, बीएसएनएल को बेच रहे हैं, रेल को बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा एक स्टेट पूरे देश के अंदर लगा हुआ, एक स्टेट के लोग उद्योगपति हैं, तो लोगों की मन की पीड़ा है, उसको दूर नहीं कर सकता। बजरी माफिया को लेकर के आपने आंदोलन चलाया, वो अब किसी स्टेज पे फुर कर दिया, बजरी माफिया भाग गया ना, सारी लीजें मुझे कैंसिल करा दी, उसके दुनिया भर की पेनल्टियां, जांचें, सारी चीज मेरे हाथ में नहीं सर, मैं प्रयास कर सकता हूं, उसको भगा दिया। और बजरी माफिया आपके कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के साथ ही घूम रहा है, देखो आप, अलग कार्यक्रम करके, और एक जाति विशेष में तो अपने आप को बहुत बड़ा भामाशाह के रूप में पेश कर रहा है। मैं तो उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि माफिया किसी के नहीं होते, किसी जाति के भी नहीं होते, चाहे किसी जाति का अगर माफिया, इसके पीछे माफिया लग जाता है। बजरी माफिया, हमारे समाज के भी कई भूमाफिया थे, तो फिर बाद में वो माफिया ही निकले, पर्यटन माफिया, बजरी माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया। इनको मतलब होता है पैसा कमाने से, अपने बिजनेस से, जहां 2 पैसा मिलेगा, जहां पावर होगी, वहां सरेंडर हो जाएंगे। और ये बजरी माफिया के खिलाफ मैंने ही सही राजस्थान में लड़ाई लड़ी 15-20 साल से। जिस तरह बजरी माफिया ने दोनों सरकारों को अपनी जेब में रखा, पहली बार इसको पता लगा कि टिकाऊ और मजबूत लोग राजस्थान के सारे बिकाऊ नहीं है। जिस तरह कई नेता एक दिन आंदोलन करते हैं और 2 दिन उसे पैसे लेकर घर बैठ जाते, देखा मैंने बहुत लोगों को, नाम नहीं लेना चाहता, वक्त आने पर ये भी बताऊंगा आपको। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।